हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे आपको काबिल बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक पीओ के बारे में। बैंक पीओ आपको बेसिकली कैसे बनना है। काफी बंदे जो बिगिनर्स हैं मुझसे पूछ रहे थे कि एक बिगिनर बंदा जो कि बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहा है या फिर जैसे शुरुआत करे हुए अभी एक आधा महीना ही हुआ है और उसको मालूम नहीं है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बस वो पढ़ाई करे जा रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। ना उसकी मैथ्स बेटर हो रही है, ना उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है। तो कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिलेबस से लेके हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। पॉइंट्स बोलने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो एक रोड मैप बना लेना चलना। कितनी बार ये सेम वीडियो देखोगे तो एक ही बार में पूरा ढंग से देख के खत्म करो इसको। इस वीडियो को पॉज करो, अपने कॉपी किताब ले आओ। आई होप तुम्हारे कॉपी किताब आ गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक एग्जाम्स कितने फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। अभी फिलहाल मैं उसकी केवल रिटर्न पार्ट की बात करूंगा, इंटरव्यू और बाकी चीजों की मैं बात नहीं करूंगा। अगर रिटर्न पार्ट की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स आपका 100 मार्क्स का होता है, मेंस आपका 200 से 250 मार्क्स का होता है। डिपेंड करता है वो कौन सा एग्जाम हो रहा है, आरआरबी, आईबीपीएस या एसबीआई। लेकिन एक चीज काफी हद तक सेम रहती है, इसका सिलेबस। अगर आपने किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर ली है, लेट्स जस्ट से एसबीआई पीओ की, तो बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी साथ में ही होती रहती है। तो ये एक बढ़िया चीज होती है बैंक एग्जाम में। अगर आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी हो, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई पीओ, तो साल में कम से कम 10-12 एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप इजीली दे सकते हो। और इंश्योरेंस के भी मिला दो तो 20 तक एग्जाम ऐसे हो जाते हैं जो आप इजीली दे सकते हो। तो क्या है वो सिलेबस। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका, अगर आप इंग्लिश में काफी अच्छे हो हमेशा से ही स्कूल टाइम से, तो अगर आप आधे घंटे से 1 घंटा भी देते हो तो सफिशिएंट होने वाला है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो हो सकता है आपको 2 से ढाई घंटे देने पड़े। लेकिन अब देना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। इंग्लिश में बेसिकली आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करके आपको वोकैबुलरी ढूंढनी है। जो बढ़िया बढ़िया वोकैब आपको मिलती है उसका मीनिंग तुरंत देखो और उसको मेमोराइज कर लो। बेसिकली जितनी स्पीड में आप रीडिंग कर पाओगे समझ समझ के हर चीज को, और जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना बढ़िया आपका इंग्लिश का सेक्शन होने वाला है। और इंग्लिश काफी हद तक गेम चेंजर भी रहता है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि लोग काफी हद तक सिमिलर अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन इंग्लिश से जिसके मार्क्स ज्यादा अच्छे होते हैं उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। बट इंग्लिश पढ़ना सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। नाउ हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। अब बहुत से बंदे मुझे ये बोलते हैं कि यार हमने 10वीं तक की मैथ्स पढ़ी है, 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो क्या हमको ये चीज सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो देखो, सबसे पहली बात, बैंक में 10वीं तक की मैथ्स ही आती है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा होती है। तो जो फंडा तुमने 10वीं तक समझ लिया ना, वही फंडा यहाँ पे है, बस उसी का एक कह सकते हो कि फाइनल बॉस वाले फॉर्म में है। वहां तुमने ये लगा लो कि बिगनर स्टेज में थे, यहाँ तुम्हें बिल्कुल फाइनल बॉस से लड़ाई करनी है। तो किस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जाएगा। चलो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। मैथ्स में सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के आपके कम से कम 5 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है वो पीओ का एग्जाम है या क्लर्क का एग्जाम है, और कभी कभी 5 ही आते हैं। वो एग्जाम की डिफिकल्टी के ऊपर भी बेस होता है। तो 5 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आपके नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आपको देखने को मिलने वाला। अगला चैप्टर आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी आपको डिपेंड करता है, 5 से 10 देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। और नंबर सीरीज में आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज। इसके कम से कम नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन डेली और नंबर सीरीज के कम से कम 20 क्वेश्चन डेली आपको करने चाहिए। अगला चैप्टर हो गया आपका इनइक्वालिटीज, या फिर आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जाम में इसके आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कभी कभी एक भी देखने को नहीं मिलता। डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल क्या है, क्या वो हार्ड साइड पे ज्यादा है। अगर वो हार्ड साइड पे तो हो सकता है ये हटा के अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा देते। अरिथमेटिक पे भी मैं अभी आऊंगा। तो 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से, 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज से, और 10 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये आपको करने पर डे। बाद बेसिकली आपका अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाता है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इन चैप्टर्स को खत्म करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पहले एक एक हफ्ता एक चैप्टर को देना स्टार्ट कीजिए। एक हफ्ते में जितना भी कर लेते हो बढ़िया चीज है, उसके बाद स्किप करके अगले चैप्टर में बढ़ जाओ। उसके बाद जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको पता क्या करना है। आपको एक साथ 4-4, 5-5 चैप्टर उठाने हैं, सबके 5-5, 10-10 क्वेश्चन करते हुए चलना है। अब इससे क्या होगा, आपके एक साथ 5 से लेके 6 चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पीछे का भूलते जा रहा हूँ। तो पीछे का भूलने का सबसे मेन कारण यही होता है कि बंदे का रिवीजन नहीं हो रहा है। तो रिवीजन किस तरीके से होगा, एक बार तो पहले सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म कर लिया,
उसके बाद 4-5 चैप्टर एक साथ हो रहा है, सबसे 5 से लेकर 10 क्वेश्चन डिपेंडिंग आपको कितने घंटे तक आप पढ़ पाते हो सकता है अगर आप बिगिनर फेज में हो तो अभी आप 4-5 घंटे ही बैठ पा रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे टाइम बढ़ा के आपको 7-8 घंटे तक तो ले जाना ही पड़ेगा। अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स स्टडी तो करना ही पड़ेगा, अनलेस अगर आप एक जीनियस हो। तो डिपेंड करेगा, 5 से लेकर 6 चैप्टर में से 10 से लेकर 15 सवाल आप कर सकते हो डेली के हिसाब से, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया तो मैथ्स में आपको बेसिकली यही करना है। एक बार के लिए मैं अगर रैप अप कर दूं तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन डेली, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस डेली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 डेली, अरिथमेटिक एक चैप्टर एक हफ्ते तक, और जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद पर डे 5 to 6 चैप्टर्स में से 10 to 15 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करते हुए चलना है। इसके अलावा मैथ्स में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कम से कम 3 से 4 डेली करने हैं। एक डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम आप लगा लो 20 क्वेश्चन आपके पर डे के हो जाएंगे। तो 3 से 4 डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर अगर उसको डीआई बोल लो, वो भी आपको डेली सॉल्व करना है। तो ये आपके मैथ्स के डेली टारगेट्स खत्म हो गए। होप आपको सिलेबस और डेली टारगेट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आपका होने वाला है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट, बेसिकली ये क्वेश्चंस क्लर्क लेवल में ज्यादा आते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीजनिंग में सेम चीज आप 4 से 5 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। जैसे मैथ्स में एक हफ्ता दिया था, आप रीजनिंग में 4 से 5 दिन एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो। डिपेंड करता है वो कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर्स बता देता हूँ जो कि आप 4 से 5 दिन देखिए खत्म कर सकते हो। उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 4 से 5 दिन एक चैप्टर में, ये नहीं कि 4 से 5 दिन में पूरा सिलेबस। 4 से 5 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, और ऐसे करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको आगे बढ़ना है। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद आपको रिवीजन पे आना है। रिवीजन किस तरीके से करना है, सेम जैसे आप मैथ्स में कर रहे थे, 4-5 चैप्टर उड़ा के 5-10 क्वेश्चन एक साथ लेके, इसीलिए ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ उन चैप्टर्स के नाम सुन लो। अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डेटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म। ये सारे चैप्टर्स होने के बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको खास ध्यान देने की जरूरत है, जो कि होगा आपके पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, इनपुट आउटपुट। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कम से कम पर डे 3 से 4 क्वेश्चंस डेली करने ही करने हैं, तब जाके ये आपके पल्ले पड़ने वाले हैं सिलेबस खत्म होने के साथ भी और सिलेबस खत्म होने के बाद भी। पर डे 3 से 4 क्वेश्चन करोगे तब जाके तुमको ये अच्छे तरीके से आने वाले हैं। इसकी एक खास बात बताऊं, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि पर्सनली कुछ टाइम बाद आपको करने में काफी मजा आने लग जाएगा। एक बार आपका सिलेबस अगर खत्म हो गया ना, एग्जाम की मेन प्रिपरेशन जो होती है ना, वो मॉक टेस्ट से होती है, क्योंकि बैंक एग्जाम की एसेंस है मॉक टेस्ट। अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेता है, लेकिन क्वेश्चंस को एक टाइम लिमिट के अंदर, एक टाइम के दायरे के अंदर रह के करना, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। तो इस समय मार्केट में सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक ऐप का लिंक मिलने वाला है जिसका नाम है एलीट प्रेप। ये ऐप मैंने ही लॉन्च किया है। मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इस समय आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लोजेस्ट है एग्जाम्स के। आरआरबी क्लर्क के मॉक्स 75 रुपीज में 10 मॉक्स आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली आरआरबी पीओ के 100 रुपीज में 10 मॉक्स आपको मिल रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा प्राइस आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला। आरआरबी क्लर्क के 6 मॉक्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, रिमेनिंग 4 2 दिन में अपडेट हो जाएंगे, और आरआरबी पीओ का 1 मॉक अपडेट हो चुका है, रिमेनिंग 9 आपके 1 हफ्ते में अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए फ्री मॉक्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। आप जाओ फ्री मॉक लगाओ, अगर आपको पसंद आता है तो आप पेड मॉक्स पे एनरोल कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि ये अर्ली बर्ड ऑफर है, कुछ टाइम बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्योंकि नाउ हम बढ़ेंगे मेंस की तरफ। मेंस में ये 3 सब्जेक्ट तो आपके सिमिलर रहते हैं जो मैंने अभी बात करी, लेकिन इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो बहुत ज्यादा लेंथी इंग्लिश आने वाली है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो, बेसिकली मैथ्स की, तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा आने वाला है, और बहुत खतरनाक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, कैलकुलेटिव होता है बहुत ज्यादा। रीजनिंग की अगर बात करें तो पजल्स, इनपुट आउटपुट, ये सारे क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वेरिएबल्स के साथ होंगे, दिमाग घुमा देने वाले पजल्स आपको करने को मिलेंगे। नाउ इस चीज को आपको टैकल किस तरीके से करना है? इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी सेम रहने वाली है, रीडिंग वोकैबुलरी सेम टू सेम, बस आपकी रीडिंग्स की स्पीड तेज होनी चाहिए, आप हैंडल कर लोगे। नाउ बात अगर करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको पजल्स में पहले नहीं फंसना है, पहले आपको ढूंढना है दूसरे क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पूरे मॉक में। उसके बाद जो पजल्स रहेंगे उनमें से कोई ना कोई पजल तो ऐसा होगा जो आप कर पाओगे, एक ना एक पजल तो इजी आएगा ही। एक और चीज रीजनिंग में मैं जो आपको मेंस के लिए आपको टिप देना चाहूंगा वो होगा न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को एक बार रीड जरूर करना। वो नए पैटर्न के होते हैं, हर साल कोई नया तरीके का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन वो करने में बहुत ईजी होता है, तो एक बार उसको रीड जरूर करना, क्योंकि आई बिलीव
वो इजी ही होगा। मेरे खुद के टाइम पे मैंने ये चीज नोटिस करी है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े समझने में टफ होते हैं, लेकिन अगर एक बार तुमने इसका एसेंस पकड़ लिया ना कि अपने मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आपकी टिप्स रहने वाली है मेंस एग्जाम में ना। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें आपके सबसे ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले आपको वही करना है, आपको पहले वीक लिंक्स को ढूंढना है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, जो कि शायद आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज थोड़े टफ लेवल के मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे आना है। अब एक डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 से लेकर 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सारे 5 से 6 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। उनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ईजी होते हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड होते हैं रेशियो पे या फिर परसेंटेज पे। आपको उन क्वेश्चंस को टारगेट करके अपने अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करना है। यकीन मानो, अगर तुमने मैथ्स में मेंस के एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो वो इनफ है। मैथ्स की कट ऑफ तुम्हारी 3 या 4 नंबर जाती है 60 नंबर में से। तो अब तुम खुद सोच सकते हो लेवल कितना तगड़ा होता है मैथ्स का। अगर तुमने 5 या 7 क्वेश्चन भी एकदम हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ कर दिए तो सोचो कि हाँ भाई चलो पार हो गए। नाउ फाइनल सेक्शन जो कि ऐड हो जाता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपके करंट अफेयर्स आते हैं। अब बहुत सारे बंदे बैंकिंग ढूंढते हैं कि बैंकिंग कहाँ पढ़ने को मिलने वाला है। अगर आप बैंकिंग को छोड़ भी दोगे ना तो मुश्किल से 4-5 नंबर की आती है। उसके अलावा पूरे पेपर में आपके करंट अफेयर, बैंकिंग के भी जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली जो काम आपको करना है बैंकिंग प्रिपरेशन में, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी फ्री में एलीट प्रेप पे मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं, डाउनलोड जरूर करो, वहां आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि केवल उन 10 से 15 क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा आपको और भी पढ़ना है, आपको वीडियोस देखनी है, पीडीएफ पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जितना हो सके जहां से करंट अफेयर्स ले सकते हो वहां से लेना आपको चालू करना है। आपने डेली के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आधे से ज्यादा बंदे क्या करते हैं, वो प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट आने का वेट करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, तो तुम करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। नाउ जैसा कि आप जानते हो आरआरबी का एग्जाम सबसे क्लोजेस्ट है। आरआरबी के एग्जाम में आपका एक सेक्शन एक्स्ट्रा होता है कंप्यूटर नॉलेज में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक टीचर का क्लास देख सकते हो यूट्यूब पे, जो भी आपको पसंद हो। अगर पर्सनली मैं एक बंदे की बात करूं तो विवेक पांडे नाम से एक सर है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका देख सकते हो। तो ये था एक बिगिनर्स गाइड बैंक पीओ के लिए। तो जो बंदे भी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त या तुम लोग अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। एक बैंक पीओ बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ इसमें बता दिया है। हो सकता है कुछ चीजें मुझसे मिस हो गई हो, आपको लगता है कि हाँ कुछ चीजें मिस हुई है, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, पूछो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और पहले 50 लोगों को तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक और चीज, एलीट प्रेप जरूर डाउनलोड करो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में भी आने वाला है, और मार्केट में सबसे सस्ता मॉक टेस्ट आपको यहीं मिलने वाला है। तो डाउनलोड ना हो, कुछ टाइम बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगे।